तो सेठी साहब, आज वो दिन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक नया सूरज, एक नया अहद शुरू हो चुका है, नया सूरज तुलू हो चुका है और इसके लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। और जैसे कि आपने प्रिडिक्ट किया था कि वो जजेस जिन्होंने अवॉइड किया फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से काजी फायज ईसा के एजाज़ में जो दिया गया, वो आज मौजूद होंगे। तो हस्बे तवक्को, और जैसे आपने इशारा किया था, वो आज शरीक हुए हल्फ बर्दारी की तकरीब में। और अब जस्टिस याहिया आफरीदी इस हल्फ के बाद सुप्रीम कोर्ट के काजी की हैसियत से अपना चार्ज संभाल चुके हैं। आज उन्होंने जो जो अहकामात जारी किए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो तश्कील 9 की, वो भी दिलचस्पी की हामिल है। इसके अलावा उन्होंने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है, बहुत सी और मीटिंग्स भी उन्होंने तलब की हैं, वो अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं और चाहेंगे कि आप उस पर भी तज्जिया करें। लेकिन काबिल गौर बात यह कि तकरीब हल्फ बर्दारी में आज मरीम नवाज साहिबा शरीक थी और इसके अलावा KP के वज़ीर आला थे जो बाकायदा धमकी दे चुके हैं कि आपने अगर सीनियरिटी का एहतराम ना किया और सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना बनाया तो हम एहतजाज करेंगे, धावा बोल देंगे, ये वो, इस तरह के बयानात उनकी तरफ से इब्तिदा में देखने में आए। लेकिन आज जैसे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने खैर सगाली का पैगाम जस्टिस याहिया आफरीदी को दे दिया। आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने हल्फ लिया। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, फारूक एच नाइक भी हमें दिखाई दिए, फैसल करीम कुंडी बतौर गवर्नर KP शरीक थे। इसके अलावा मुख्तलिफ गवर्नर्स थे, वज़ीर आला थे, बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी थी, इवन के गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसिंग फील हुई, जो बायसे हैरत थी मेरे लिए भी और जिन्होंने देखा सब ने ये महसूस किया, आर्मी चीफ भी जिस तकरीब में शरीक हों, दीगर चीफ्स भी शरीक हों, वहाँ वो शख्सियत जिसके सर सहरा बांधा जाए 26वीं आईनी तरमीम का और जिसकी वजह से आज जस्टिस याहिया आफरीदी बने हैं बजाय सीनियर मोस्ट के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तकरीब से गैर हाजिर थे। सिर्फ वही नहीं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो आज कल्चरल फेस्टिवल की तकरीब में कराची में तो मौजूद थे लेकिन इस तकरीब में वो नहीं थे। मुझे इसकी वजह नहीं समझ आई, क्या उनकी कोई ख़ास मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो इस तकरीब में नहीं आए या कुछ और है? थैंक यू। मेरा ख्याल है अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो शायद सिंध गवर्नर भी नहीं आए थे। जी जी जी, गवर्नर सिंध भी नहीं आए। सिंध की सिर्फ और सिर्फ अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब को कहते हैं बतौर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी के तौर पर, सिर्फ वो हमें दिखाई दिए, वो भी सदर ममलिकत हैं, हल्फ उन्होंने लेना था। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है सिंध की पार्टिसिपेशन नहीं थी। और हालांकि गवर्नर साहब तो फेडरल एजेंट होते हैं, मगर मेरा ख्याल है उन्हें भी इशारा यही किया गया था कि आप भी मत जाएं। तो इसका मतलब है कोई एक पैगाम बिलावल भुट्टो साहब और PPP दे रही है। और वो क्या पैगाम है? वो पैगाम जस्टिस अफरीदी के लिए नहीं है, वो पैगाम हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए, आजम तारड़ साहब के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो की तरफ से एक पैगाम है, नून लीग के लिए है, जस्टिस अफरीदी के लिए नहीं है। वो पैगाम ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक तो बयान दिए थे। जी सेठी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 17 सितंबर को कुछ और कह रहे थे और बहुत पुरयकीन थे, और फिर अमेंडमेंट जब पास हो गई 24 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा? जी सेठी साहब, वो समझते थे कि मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाना चाहिए, और वो ये समझते थे कि ही सीनियर मोस्ट बट ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यू अरेंजमेंट, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा मगर जुडिशल कमीशन है वही फैसला करेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल था कि वो जो खतरा है जस्टिस मंसूर से वो टुल जाएगा और दूसरी चीज के सीनियर मोस्ट ही बन जाएंगे। और वैसे भी बड़े प्रोग्रेसिव और लिबरल किस्म के जज थे वो, और इसीलिए उन्होंने जस्टिस काजी ईसा की भी बड़ी तारीफ की थी, बिकॉज वो भी एक लिबरल और एनलाइटेंड जज थे। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब की बात चलती तो शायद काजी फायज ईसा साहब ही चीफ जस्टिस रहते, अगर वो नहीं तो मंसूर अली शाह साहब। मगर नून लीग ने और उनके साथियों ने यही फैसला किया कि अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए मेरा ख्याल मंसूर को नहीं बनाया उन्होंने, और वो भी इसलिए नाराज होकर चले गए हैं और इतना सख्त खत भी लिख के गए हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने कल कहा था कि मेरी उम्मीद है कि आगे मसले नहीं बनेंगे, मगर चांसेस हाँ कि मसले आगे बनेंगे और चलते रहेंगे। अगर ये डिसिडेंट जजेस जो हैं ये सीधे राह पे नहीं आते और जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसको नहीं पहचानते, तो फिर याहिया अफरीदी के लिए भी बड़ा मसले बनेंगे। मगर लेट्स सी,
अब क्या होता है, तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, बट वंस अगेन ये याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द नून गवर्नमेंट। शायद उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग दी गई थी और इन्होंने आखिरी वक्त पे वो अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं की। ओके, ठीक है, ये काबिल गौर बात है और ये काफ़ी महसूस की गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ देती है ये हम देखेंगे। अब आपने एक मैसेजिंग की बात की जो बिलावल ने की है, अब एक मैसेजिंग जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, आते साथ उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी तश्कील 9 की है और उसमें उन्होंने सीनियर मोस्ट जजेस के तौर पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को शामिल किया है। दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वो भी अपडेट हो गई है और वहाँ पर भी जस्टिस मंसूर, जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद और फिर जस्टिस मुनीब, ये सीनियर मोस्ट जजेस में शामिल हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील है और उसमें ये दोनों बतौर सीनियर जजेस शामिल हो गए। तो ये इस तरह से वो एक इम्प्रेशन के ये सुपर सीड हो गए हैं जो सोशल मीडिया पर हर तरफ ये कहा जा रहा था कुछ हलकों की तरफ से कि जस्टिस याहिया के इंतखाब के बाद ये हो गए सुपर सीड। ये तासुर तो रद्द हो गया। इसके अलावा उन्होंने ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। 4 से 8 नवंबर को जजेस रोस्टर 8 बेंचेस पर मुश्तमिल ये जारी कर दिया गया है। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है, लेकिन अभी तक वो जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर बहुत से अभाम है, कन्फ्यूजन है, उसकी कोई तारीख सामने नहीं आई। फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है 28 अक्टूबर को। मुझे आपसे 2 नुक्ते यहाँ पर ये जानने हैं कि वो जो फुल कोर्ट इजलास जिसमें सभी बैठे होंगे, जस्टिस मंसूर अभी नहीं होंगे, उम्रे की अदायगी के सब वो 1 नवंबर को आएंगे, शायद वो वीडियो लिंक के ज़रिए अगर अपनी दस्तयाबी मुमकिन बना सकें। आपके ख्याल में उस फुल कोर्ट इजलास में क्या जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का मुतालबा पूरा करेंगे कि उस ऑर्डिनेंस का जिसकी बुनियाद पर तनाज़ा शुरू हुआ उसका जायज़ा लिया जाए, अदालती जायज़ा लिया जाए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है तो एक फुल कोर्ट रेफरेंस तो होता है। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉर्मली अ फॉर्मल अफेयर और इसमें कोई मेजर इश्यूज टेकअप नहीं किए जाते, सर्टनली कंट्रोवर्शियल इश्यूज नहीं टेकअप किए जाते। मगर अब मुझे नहीं पता कि ये फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस मंसूर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर और एक दो और इनके साथी, वो कोई अपना मौकफ जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया है, जिसका तल्लुक उस ऑर्डिनेंस के साथ है, कि क्या उसको छेड़ेंगे कि नहीं छेड़ेंगे इस फुल कोर्ट रेफरेंस में। मैं ये समझता हूँ कि देखिए वो जो ऑर्डिनेंस है ना जिसके तहत ये 63A वाला मसला हल हुआ था, आपको याद होगा। अच्छा, अगर वो ऑर्डिनेंस की छुट्टी हो जाती है तो फिर ये अमेंडमेंट की भी छुट्टी हो जाती है, और अगर ये अमेंडमेंट की छुट्टी हो जाती है तो चीफ जस्टिस अफरीदी की भी छुट्टी हो जाती है। मैं नहीं समझता कि अब उसकी तरफ कोई नेगेटिव किस्म की डिसीजन आएगी फ्रॉम द कोर्ट। वो फुल कोर्ट बैठे या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठे, मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही अमेंडमेंट्स को चैलेंज जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो और वो जो है वो तो मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का हाथ थोड़ा सा हावी होगा। तो मुझे नहीं कोई लगता कि इस वक्त कोई खतरा है किसी किस्म का डीरेलमेंट का, ये सब कुछ जो हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर साहब को जो शामिल कर लिया गया है इस 3 मेंबर पार्लियामेंट कमेटी जो कि बेंचेस बनाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय जस्टिस द चीफ जस्टिस अफरीदी साहब, और ताकि इनको इंक्लूड कर लिया गया, इंक्लूसिव। अब लड़ाई झगड़े का वक्त खत्म होना चाहिए और नया चीफ जस्टिस है जिसके ऊपर कोई एतराज नहीं है किसी को इन प्रिंसिपल। तो जो भी जिस कानून के तहत या अमेंडमेंट के तहत ये आए हैं, अब उसको चैलेंज भी मुनासिब नहीं है, उसको चैलेंज करना, और अगर चैलेंज होता भी है तो उसको एक्सेप्ट करना किसी बेंच का काम नहीं होगा। तो आई थिंक अब फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस जो कि पहले इख्तलाफ पे राय रखते थे और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी, उनको भी पीछे थोड़ा सा हटना पड़ेगा ताकि मामला अब आगे चले और ये इसको अब डिरेल ना किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने सीनियर मोस्ट को शामिल कर लिया। आपके ख्याल में सीनियर मोस्ट
क्या उस कमेटी में आएंगे या अपने मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इशारा आएगा कि क्योंकि वो ऑर्डिनेंस आ चुका है और उसके बाद चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि एक जज उसकी मर्ज़ी का, इन अ वे तो चीफ जस्टिस ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया और सीनियर मोस्ट को ही शामिल किया, वो दोनों जजेस क्या आएंगे अब कमेटी इजलास में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे और आगे देखना यह है कि किस किस्म के केसेस आते हैं, कितने बेंचेस बनते हैं, एक बनता है, दो बनते हैं, अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज का, और कौन उसका हेड होगा इट्स नॉट क्लियर, बट हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और इसका ये मतलब है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफों की बातें थी वो तो हवा हो गई, वो माजी का किस्सा हो गई और अब सभी ऑन बोर्ड होंगे जस्टिस याहिया के साथ। आई थिंक सो। ठीक है, तो आप ये इशू भी नहीं देखते आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो एहतजाज का मौक़िफ़ था उससे वो पीछे हट जाएगी, जस्टिस याहिया को देखेगी, वो उम्मीदें जो उसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से थी या दीगर जजेस से थी वो अब जस्टिस याहिया अफरीदी से बांध लेगी? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल किसी सूरत में भी जस्टिस याहिया अफरीदी की तनकीद नहीं करेंगे। वो जो बातें पुराने बुड़के मार रहे थे वो खत्म हो जाएगा। ये गंडापुर साहब के जी मैं एज चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट नहीं बनता तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब बात खत्म हो गई है। ठीक, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के खिलाफ शिकायत या केसेस देखते हैं, रेफरेंसेस देखते हैं, उसका इजलास 8 नवंबर को तलब करना सेठ साहब ये क्या जाहिर करता है? मुझे खुद नहीं समझ आई। मेरा ख्याल है कि ये दीज आर ऑल फॉर्मल स्टेप्स। शुरू में जिस चीज के चीफ जस्टिस साहब सरबराह हैं वो उनकी मीटिंग्स, और डोंट फॉरगेट उसमें भी बहुत से केसेस पड़े हुए हैं, पुराने केसेस भी हैं, तो मेरा ख्याल है एक रिव्यू के लिए सारे बैठेंगे। शुरू में तो यही होता है कि पहली मीटिंग जो होती है हर कमेटी की उसके अंदर रिव्यू किया जाता है, क्या मामले रह गए हैं, किन के ऊपर बात करनी है, किन के ऊपर नहीं करनी, आगे कैसे जाना है, क्या करना है, रिकॉर्ड क्या शो करता है। तो मेरा ख्याल है ये पहली मीटिंग्स ऑफ ऑल दीज नॉट गोइंग टू टेक एनी मेजर डिसीजंस, दे आर ऑल गोइंग टू बी रिव्यूइंग द केसेस। अच्छा सेठ साहब, जैसे आज एक बड़ा अच्छा जेस्चर गया सभी सूबों की तरफ से, फिर हमने डिफरेंट चीफ्स देखे, आर्मी चीफ देखे उस तकरीब में, क्या ये अच्छा होता कि वो याहिया अफरीदी जिन्होंने बाकायदा साबिक चीफ जस्टिस के एजाज़ में ज़ोहराना दिया मिलकर सब जजेस के साथ, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी उनकी हल्फबरदारी में शरीक होकर एक अच्छा मैसेज कन्वे करते, उसके बजाय उनकी लंदन रवानगी की ख़बरें हैं और वहाँ जिस तकरीब में उन्हें मदऊ किया गया है वो 29 अक्टूबर को है, आज 26 अक्टूबर है, चीफ जस्टिस इंतज़ार कर सकते थे साबिका चीफ जस्टिस? हाँ कर सकते थे, जैसे मंसूर अली शाह साहब खत ना लिखते और चले जाते उम्रा करने के लिए, अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए, मगर उन्होंने भी खत लिखा और फिर चले गए जिसकी जरूरत नहीं थी, और काजी साहब भी 2-3 दिन पहले चले गए, ठीक है, मगर कोई हर्ज नहीं था अगर अटेंड कर लेते। मेरा ख्याल है वो हुआ ये है कि मंसूर अली शाह साहब भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और नाराज हैं, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और नाराज हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि कोई शर्मिंदगी का बायस ना बन जाए, कि कोई बात ना ऐसी हो जाए कहीं, तो बेहतर यही है कि मुबारक दे के या अफरीदी साहब को कहीं और निकल जाए। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट माइट अराइज, बिकॉज डोंट फॉरगेट इस किस्म की जो गैदरिंग होती है उसके अंदर ऑपोजिशन के भी लोग बैठे होते हैं ना, तो कोई आपको पता है कितनी नफरत के साथ पीटीआई वाले काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ देखते हैं, तो मेरा ख्याल है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट उन्होंने सोचा कि बस ठीक है अब फारग तो हो ही गए हैं, अब क्या जाना आना है। इसीलिए आपने देखा कि जब उनका रेफरेंस भी था तो उसके बाद भी थोड़ी सी बदमज़गी हुई वहाँ वकला हज़रात, तो इसलिए आई थिंक ही इज probably done it to avoid any unpleasantness. ठीक है, अच्छा, तो जो वकला की जिनकी आपने बात की, तो इस तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो ना करने और अमेंडमेंट्स करने पर तो वकला तंजीमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं और बाकायदा धमकियां भी सामने आई कि हम एक तहरीक चलाएंगे। तो अब आपके ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी के इस तरह से चार्ज संभालने और सभी दीगर जजेस को ऑन बोर्ड लेने और उनकी सीनियरिटी का एहतराम करने, इसके बाद क्या अब भी एहतजाज का है मार्जिन? खत्म, ये बातें सारी हवा हो गई। अच्छा, तब उसकी वजह यह है कि उस वक्त तो एक प्रेशर ग्रुप था ना, फैसला तब्दील वो चाहते थे एक किस्म का फैसला हो, हामिद खान साहब और इस किस्म के लोग इसलिए धमकियां दे रहे थे, गंडापुर साहब भी, मगर अब जब हो गया और बाकी जजेस ने तस्लीम कर लिया और एक जिसे कहते हैं ना एक पे तो कॉम्प्ली हो गया,
और एक अच्छा शख्स बना है, ये तो नहीं कोई कंट्रोवर्शियल शख्स बना दिया है, एक इंडिपेंडेंट जज बना है। तो मेरा ख्याल है ये सब अब फारग हो गए हैं, सारा वो लड़ाई झगड़े जो थे। आई थिंक वी स्टार्टिंग ऑन अ फ्रेश पेज। और इसी फ्रेश पेज पे आगे चल के अगर एक और आईनी तरमीम आती है सेठी साहब, तो क्या होगा? हाँ, अब मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, उन्होंने 2-3 बातें कही है, मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। एक बात उन्होंने कही है कि एक और तरमीम तो कम से कम आएगी। नंबर 2 के कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फिर सोचा जाएगा। नंबर 3 उनका इशारा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, स्पेशली वो उन इलाकों में जहाँ टेररिज्म है, और सियासतदानों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, टेररिस्ट के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। यही पुराना मौकफ था, आपको याद होगा कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को ड्यूरिंग द ऑपरेशंस देयर इन वजीरिस्तान, स्वात वजीरिस्तान,